topic is factorization. So factorization is a process of writing an algebraic expression as the product of two or more factors. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जैसे कि हम अपने प्रीवियस क्लासेस में हम किसी नंबर को उसके फैक्टर्स लिखते थे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 20 है तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो आप इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हैं. तो सिमिलरली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको टू और मोर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं. सो फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स. तो यहाँ पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट करेंगे, दो या दो से ज़्यादा उसमें उसके फैक्टर्स हो सकते हैं. सो सबसे मेन फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, या तो हमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो उस कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकाल के उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. बट द मेन टॉपिक इन फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज, कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, तो वो सबसे मेन यहाँ पे फैक्टराइजेशन में आपका टॉपिक है. तो उसी टॉपिक को मैं आगे लेके जाके फर्दर उसको इलेबरेट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटीज़ हमने क्लास 8 से स्टार्ट कर दी हैं. सो फर्स्टली हमारे पास जो आइडेंटिटी है डैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, 2ab बीच में भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर साइड में भी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे ही आप लिखना चाहें. सेकेंड वन इज a माइनस बी होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. एंड द लास्ट वन इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b. तो यहाँ पे ये जो तीन आइडेंटिटीज अगर आप देख रहे हैं, ये तीनों आइडेंटिटी सबसे मेन है जिससे आप फैक्टराइजेशन जो है प्रॉपरली कर सकते हैं. अब फैक्टराइजेशन जो है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इन आइडेंटिटी से अगर आपने करनी है तो सबसे पहले आपको उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि वहाँ पे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सी आइडेंटिटी जो है यूज़ हो सकती है, या आपको उस एक्सप्रेशन को देख के ये सोचना पड़ेगा कि हम इन तीनों आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं. तो वो कैसे पता चलेगा, जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो इन तीनों में से अगर आपको किसी फॉर्म से देख के मिल रहा है, या इनकी तरह आपको बिल्कुल इन्हीं की तरह मिल रहा है आपको वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वही आइडेंटिटी आप यूज़ करके उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे. डैट मीन्स जो इन तीनों आइडेंटिटी की तरह सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको वहाँ पे मिलेगा, तो वही आइडेंटिटी आप उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे. तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, इनको सॉल्व करेंगे. सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. अब यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं. तो चलिए मैंने अपनी आइडेंटिटीज निकाली. 3 टर्म्स मुझे यहाँ पे इन फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज में दिख रही है. ठीक है, थर्ड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो अभी मैंने क्वेश्चन वहाँ पे लिखा है. तो 3 टर्म्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सभी की सभी टर्म्स जो हैं वो प्लस की हैं, पॉजिटिव हैं. सो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे तीनों टर्म्स जो हैं पॉजिटिव की है, और जो आपका क्वेश्चन जो है वो राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिखा हुआ है वहाँ पे. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. तो जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा तो फैक्टराइज करके आपका जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में आएगा, या अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, जब भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे फर्स्ट जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab.
So in this identity we have three terms and all the three terms are in positive. So we can use a plus b whole square here. But अगर आप यहाँ पे एक और बात देखें, जब भी हम a plus b whole square या a minus b को whole square identity यूज़ करते हैं, so मुझे क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले ये देखना है कि क्या मेरे पास दो परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर आप उस आइडेंटिटी को देख रहे हैं तो वहाँ पे दो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, दोनों जो हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, तो दिस इज योर वेरिएबल एक्स स्क्वायर, सो ऑलरेडी इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 4 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं। और अगर आप इन दो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो जब आप इसको 2ab में पुट करेंगे तो आपके पास मिडिल टर्म भी बन रही है 4x। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि a स्क्वायर वहाँ पे आपको लिखा हुआ है x स्क्वायर, b स्क्वायर वहाँ पे लिखा है 4, ठीक है। सो डैट मीन्स आप जब 2ab में वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह आप जब x रखेंगे और b की जगह जब आप 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो b है डैट इज़ 2, ठीक है, तो जब आपने उसको रखा तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मिडिल टर्म भी बन रही है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जब भी आइडेंटिटी आपने a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप ये देखेंगे कि क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे जो जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मुझे क्लियर हो गया है कि मैं यहाँ आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ करूँगी, तो सबसे पहले आपने यही लिखना है, यूजिंग आइडेंटिटी आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, आइडेंटिटी आपने यहाँ लिखी हुई है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने से आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे जो a स्क्वायर है डैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डैट मीन्स a की जो वैल्यू है वो क्या है x है, ओके। b स्क्वायर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि b स्क्वायर यहाँ मिडल में लिखा है तो ये 4x b स्क्वायर है, नहीं, मैंने जो दो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे ढूंढे हैं डैट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ओके। तो b स्क्वायर यहाँ पे है 4, डैट मीन्स b की वैल्यू जो है वो क्या है 2 है, ओके। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आप उसके इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, अपना जो फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर था उसको ब्रैकेट में लिख के आपने क्या लगाया, स्क्वायर लगाया। सिमिलरली 4 को आप ऐसे लिखेंगे 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। हमारी आइडेंटिटी में आगे क्या आता है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। सो इन द फर्स्ट स्टेप you will express which identity you will use here. After that by comparing you can write the value of variable used in the identities. a is equal to x, b is equal to 2, okay. तो जब हमने अपना ये सब कुछ लिख लिया उसके बाद आप जैसे ही फैक्टराइज करेंगे तो आपने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है प्रॉपरली, a स्क्वायर उसको ब्रैकेट के फॉर्म में मतलब होल स्क्वायर लगाना है, x होल स्क्वायर प्लस b जो है डैट इज 2, ठीक है, b आपने क्या लिया 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ठीक है। आगे आप डायरेक्टली आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, आपके पास a की भी वैल्यू है b की भी वैल्यू है, सो यू कैन राइट a आपके पास x है, b आपके पास क्या है 2, सो x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस 2 होल स्क्वायर जो है वो इसका आंसर है। आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो जैसे भी अभी हमने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट 2 और मोर फैक्टर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये इसके फैक्टर्स हैं x प्लस 2, ठीक है। तो हमने इन दोनों को प्रोडक्ट करके यहाँ पे इसे एक्सप्रेस किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन आइडेंटिटीज के सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नाउ
सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए 9p स्क्वायर माइनस 24p³ प्लस 16q स्क्वायर। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे एक टर्म जो है माइनस की भी दिखाई दे रही है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स हैं। सो 3 टर्म्स हमारी जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आती है, बट जैसे ही मैंने माइनस देखा सो ऑब्वियसली a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और मुझे यहाँ पे 2 ऐसी टर्म भी दिखाई दे रही हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। 9p होल स्क्वायर, दिस इज दी परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 3p का होल स्क्वायर। अगर आप 3p को 2 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं सो बट यू विल गेट 9p स्क्वायर। सिमिलरली हियर 16q स्क्वायर, ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 4q मल्टीप्लाई 4q, ये जो है किसका स्क्वायर है? 4q का। तो मुझे यहाँ पे 2 परफेक्ट स्क्वायर भी मिल गए, मुझे यहाँ पे एक माइनस का साइन भी दिख रहा है। और अगर आप इन 2 टर्म्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करोगे, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 pq, तो आपको मिडल टर्म भी मिल रही है। सो यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन राइट यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इसके बाद आप वैल्यूज लिखते थे कि a की आप कंपेयर करते थे उसको इसके साथ, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखा है? a स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है? 9p स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 3p। 3p का स्क्वायर करेंगे तभी ये चीज़ बनेगी। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? b आपका यहाँ पे b स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो b की वैल्यू यहाँ पे है 4q। ओके, सो आगे आप क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसे इस फॉर्म में लिखिए। सो a आपके पास क्या है? 3p का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ये a की वैल्यू डाल दी, ये b की वैल्यू डाल दी। तो अगर आप इसको खोलेंगे 3p स्क्वायर दैट इज 9p स्क्वायर, 4q होल स्क्वायर दैट इज 16q स्क्वायर। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास माइनस 24pq भी आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इस आइडेंटिटी को, जैसे कि आइडेंटिटी जो ये क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड की फॉर्म में दिया है, आप आंसर जो लिखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखेंगे। सो द आंसर इज 3p as a is 3p minus b 4q whole square. So this is your answer. चलते हैं नेक्स्ट इज 36a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर। देखते ही पता चल रहा है बिल्कुल ये मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो क्लियरली ये मैं यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज करूँगी यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। सो अगर आप अपनी आइडेंटिटी और अपने क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में दिया है, ठीक है, और जिससे मुझे ये क्लियर हो रहा है कि आंसर जो है मुझे इस फॉर्म में लिखना है। चलिए, मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है और मुझे लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। बट अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, इस चीज़ को अगर ध्यान से कंपेयर करूँ, तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 36a स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखा है? a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? a रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, इस आइडेंटिटी को x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई x माइनस वाई। ये मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो a और b की फॉर्म में यूज़ हो रहा है। तो आइडेंटिटी ये लिख लेते हैं, आइडेंटिटी में आप वेरिएबल जो मर्जी यूज़ करें। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? x रिप्रेजेंट कर रही है पूरी। यहाँ पे पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा है, बट यहाँ पे आपके सिर्फ a के ऊपर स्क्वायर लगा है,
ठीक है ना। अगर आप इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं, आपने देखा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे फैक्टराइज कर देते हैं। बट अगर ध्यान से देखा जाए, ये प्रॉपरली इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है। सो दैट मीन्स फर्स्टली यू हैव टू राइट द क्वेश्चन प्रॉपरली एज इन द फॉर्म ऑफ योर आइडेंटिटी। जो आप आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसकी फॉर्म में प्रॉपरली लिखिए, तभी आप इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखे होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ऑलरेडी, ठीक है ना। 36 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 6 दैट इज 7। तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6a होल स्क्वायर माइनस 7b होल स्क्वायर। तो अगर अब आप ध्यान से देख रहे हैं, अब ये बिल्कुल आइडेंटिटी की तरह मिल रहा है, पूरी टर्म में ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे भी पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर है। अब आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बट डायरेक्टली आप इसे फैक्टराइज करके ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रॉपरली इस फॉर्म में नहीं दिया गया। तो आप इसे पहले ऐसे लिखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है 36, पूरी ब्रैकेट लगा के पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। तब आप इसे लिख सकते हैं एज यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू दी हुई है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे बता सकते हैं कि x जो है यहाँ पे क्या है 6 है, y आपके पास क्या है 7b। तो आप लिख सकते हैं इसे x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में। मैंने क्या लिखा 6a प्लस 7b, 6a माइनस 7b। एक बार आपने दोनों टर्म्स को प्लस करके लिख दिया और एक बार माइनस करके। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, x रेज टू पावर 4 माइनस 16। ओके, तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ सिर्फ 2 टर्म्स दी हैं और एक टर्म के ऊपर पावर 4 दी है। ऐसी हमने कोई आइडेंटिटी की ही नहीं है, हमने 3 आइडेंटिटीज की थी, उन तीनों आइडेंटिटीज में ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं थी जो इस फॉर्म में दिखे। x रेज टू पावर 4 माइनस 16। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 जो, अगर मैं इन दोनों आइडेंटिटी की बात करूँ, ये तो बिल्कुल यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है और वहाँ पे इंडिविजुअली x के ऊपर पावर थी 4, ठीक है। तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ को मैं यहीं पे कैंसिल कर रही हूँ। हाँ, ये आइडेंटिटी मैं यूज़ कर सकती हूँ वहाँ पे। तो देखिए कैसे। सो x रेज टू पावर 4 माइनस 16। तो x रेज टू पावर 4 माइनस 16, तो मैं अगर ध्यान से देखूँ यहाँ पे 16 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे किसी ना किसी तरह पावर 2 बनानी है, यहाँ पे भी पावर 2 बनानी है। तो मैं बना सकती हूँ, कैसे? आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपने एक ही जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 2 एंड देन होल ब्रैकेट लगा के आपने पावर 2 बाहर लिख दिया। जब आप इसको ओपन करेंगे तो पावर्स जो हैं, अगर एक ही वेरिएबल के ऊपर पावर्स 2 होती हैं, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 16 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्लियरली आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। ओके, तो आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन अपना लिखा x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर आप देखें, आपकी जो a की वैल्यू है वो क्या दी हुई है, अगर आप कंपेयर करेंगे इसे इसके साथ, क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे, a की जो वैल्यू है वो क्या दी है यहाँ पे x स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, ठीक है। तो a इज इक्वल टू x स्क्वायर और b की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 4। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो a के ऊपर स्क्वायर लगा है वो यहाँ पे ये लगा है, ये चीज़, ये जो आइडेंटिटी में स्क्वायर है वो ये है। सो डैट मीन्स a की वैल्यू यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, b यहाँ पे क्या है 4 है। तो वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब आप इसको क्लियरली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a क्या है x स्क्वायर, b हमारे पास 4 है, अगेन x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को सबसे पहले हमने इसे इस फॉर्म में लिखा ताकि हम आइडेंटिटी यहाँ ये यूज़ कर सकें, और जैसे कि ये इस फॉर्म में दिया है हम इसे राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखें, ये चीज़ तो आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती, बट यहाँ पे ये चीज़ फैक्टराइज हो सकती है।
कैसे? अगर आप देखें दोनों जो टर्म्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। मैं यहाँ पे इसे 2 होल स्क्वायर लिख दूंगी, 2 होल स्क्वायर लिख दिया तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। दैट मीन्स अब यहाँ पे फिर से अगेन हम वही आइडेंटिटी यूज करके इसको फर्दर फैक्टराइज कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को इस तरह से। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट आपकी वैसी रहेगी। तो यहाँ पे इससे मैंने सबसे पहले लिखा a प्लस बी, डैट मीन्स x प्लस 2 एंड देन x माइनस 2। सो डैट मीन्स यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन में हम आइडेंटिटीज जितनी चाहें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एक आइडेंटिटी यूज़ करके अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया और हमें लग रहा है कि आगे भी ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है ये आइडेंटिटी यूज़ करके, तो हम उसे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट आ गया। यहाँ पे अब 4 टर्म्स हैं। अब 4 टर्म्स तो मैंने किसी भी आइडेंटिटी में 4 टर्म्स नहीं लिखी थी। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए तो वहाँ पे मुझे आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो मैं इस तरह से करूँगी कि यहाँ से कोई 3 टर्म्स मैं ऐसी लूँगी जिनमें आइडेंटिटीज लग सके। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखती हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज आल्सो द परफेक्ट स्क्वायर, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। मुझे तो यहाँ पे 3 परफेक्ट स्क्वायर दिख गए। बट अगर मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करनी है या a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो मुझे 2 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो अब इन तीनों में से मैं कौन से 2 परफेक्ट स्क्वायर लूँ, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे ये टर्म बताएगी। ठीक है ना, 2ab आता ना बीच में 2ab, तो वो यही चीज़ है। डैट मीन्स यहाँ पे a और b की वैल्यू जो है वो इन तीनों टर्म्स में कोई 2 होंगी और वो 2 को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा -4xy। तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज़ हो रहे हैं, x और y यूज़ हो रहे हैं। सो डैट मीन्स ये टर्म तो यहाँ यूज़ हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, z लगा है। ठीक है ना, अगर आप b या a में से अगर आप ये टर्म पुट कर रहे हैं तो इसका वेरिएबल z है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी z आना चाहिए। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये जो टर्म है ये हम साइड में ही रखेंगे। इन तीनों टर्म्स को हम फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर एज वन टर्म इज इन नेगेटिव। ओके, सो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद हम a की वैल्यू लिखते थे कि a यहाँ पे क्या है। अगर आप देखें दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 2x का। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2x। b हमारे पास क्या है, y। अब ये जो आइडेंटिटी है ये मैं फर्स्ट 3 टर्म्स में यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो आप अब इन फर्स्ट 3 टर्म्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। जहाँ पे भी a और b यूज़ हो रहे हैं उनमें मैंने ये वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4xy माइनस 4xy आपको मिलेगा। ठीक है, और जो लास्ट में ये जो टर्म है जिसका इस आइडेंटिटी में यूज़ ही नहीं है, ठीक है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, साइड में लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अब आपका जो ये क्वेश्चन है उसे आपने आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड के फॉर्म में लिखा है। सो यू कैन राइट एज a माइनस बी होल स्क्वायर 2x माइनस y होल स्क्वायर। ओके, आगे क्या है, -25 z स्क्वायर।
आपके पास क्या आ गया, 25 जेड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। 2x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 25 जेड स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से देखें, ये मुझे ए स्क्वायर दिख रहा है, ये मुझे बी स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी स्क्वायर आपका ऐसे है, मैंने होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख दिया था, वो गलत था। तो अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर बन सकता है और यहाँ पे बी स्क्वायर भी बन सकता है, बिकॉज 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर हियर, सो यू कैन राइट इट एज -5z होल स्क्वायर, लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डैट इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, आपको ये पूरी टर्म ए का काम कर रही है, ये पूरी टर्म बी का काम कर रही है। यहाँ पे ए आपके पास क्या है 2x माइनस वाई, बी आपके पास क्या है 5z। तो आप इसे फर्दर फैक्टराइज कर रहे हैं आगे, एक बार आप इसे प्लस की फॉर्म में लिख देंगे और एक बार माइनस की। सो ए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इज ए, अभी मैंने सिर्फ ए लिखा है, दिस इज ए प्लस बी आपके पास क्या है 5z, अगेन ए माइनस बी। ठीक है, तो मतलब हमने जब एक आइडेंटिटी यूज़ की थी तो मेरे पास ये चीज़ बन रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पे ये ए स्क्वायर का काम कर रही है और यहाँ पे 25 है, डैट मीन्स 5 आ सकता है, तो मैं इसे बी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है और आगे हमने उसको फर्दर फैक्टराइज करके अपना जो आंसर है लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। तो चलिए आइडेंटिटीज जो थी वो इतनी थी। ठीक है, आपने तीनों आइडेंटिटीज को यूज़ करके फैक्टराइज करना सीख लिया है। अब हम आगे करेंगे कि फैक्टराइजेशन अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें इस फॉर्म में दिया है, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्म देखते हैं तो उसमें फर्स्ट वेरिएबल में जो पावर होती है वो 2 होती है, सेकंड वेरिएबल में पावर 1 एंड देन पावर 0, डैट मीन्स आपका वेरिएबल यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपने फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे जो मैं मेथड आपको बता रही हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, आप इसे यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा बार आप इसे यूज़ करते हैं। मैक्सिमम टाइम जब भी कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है आप उसे फैक्टराइजेशन करते हैं और वो मेथड जो है वहाँ पे यहाँ डैट इज स्प्लिटिंग मेथड, इसे आप स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो स्प्लिटिंग मेथड मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो कब आपने ये मेथड यूज़ करना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन में जब भी आपको बोला जाएगा तो आपको मेंशन नहीं किया जाएगा कि हाँ आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, हाँ आपने यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। वहाँ पे आपने सीधे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और आपको बोला जाएगा फैक्टराइज। तो देखिए जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा आपको दिखी 3 टर्म्स। ठीक है, आपने सोचा आप यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं एज देर आर 3 टर्म्स। ओके, पर ये आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 जो टर्म्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं एक ही टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना ये है, तो यहाँ पे अब जो मेथड यूज़ होगा डैट इज स्प्लिटिंग मेथड। तो स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कर देते हैं, उसको तोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप साइड में P और S लिखेंगे। यहाँ पे P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट एंड S स्टैंड फॉर सम। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो भी ये आपका रफ वर्क है या आप साइड में कहीं पे भी आप इसे करेंगे, तो यहाँ पे आपने जो भी आपने लिखना है वो होना चाहिए नंबर। ठीक है, अब वो नंबर कौन सा होगा, प्रोडक्ट में आप वो नंबर लिखेंगे जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा, बट नंबर वेरिएबल नहीं यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे नंबर देखें 1, यहाँ पे क्या है 8, सो 1 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 8। ओके, S जो कि सम है उसमें आप वो नंबर लिखेंगे जो मिडल टर्म में जो नंबर होगा। अगर आप मिडल टर्म का कोफिशिएंट देखें दैट इज 6, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से आप P और S में ऐसे नंबर लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन में
यूज़ होंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट होगा 8 और सम होगा 6। अब आप 8 का अगर आप ध्यान दीजिए, जो 8 है किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, 2 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 अभी नंबर लिखे हैं, ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। और अगर आप इन दोनों का सम करें, मेरे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इन दोनों का सम करें मेरे पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है। सो डैट मीन्स मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 8 आना चाहिए और सम आना चाहिए 6, तो वो मुझे मिल चुके हैं 2 और 4। अगर आप 2 मल्टीप्लाई 4 करते हैं आपके पास 8 भी आता है, और 2 प्लस 4 करते हैं तो आपके पास 6 भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे ये दोनों नंबर जो हैं इसको क्या कर रहे हैं, मतलब इसके जो नंबर्स हैं वो ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को उठाएंगे और कहाँ लिखेंगे, यहाँ बीच में x स्क्वायर प्लस 8, और ये जो मिडल जो टर्म है 6x, उसकी जगह आप ये दोनों नंबर लिखेंगे 2 और 4, ठीक है। बट उनके साथ आप वेरिएबल्स भी लगाएंगे। मैंने अपने ये दोनों जो नंबर्स हैं 2 और 4 या 4 और 2, उन दोनों का आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को मैंने बीच में लिख दिया और इनके साथ मैंने वेरिएबल भी लगाया, जो वेरिएबल यहाँ इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है x। और जैसे कि ये दोनों टर्म पॉजिटिव की थी तो दोनों मैंने प्लस ही लगाए हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे प्लस के 8 चाहिए थे और 6 प्लस का चाहिए था, तो दोनों प्लस के ही होंगे, ठीक है। अब आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया 2x प्लस 4x। अब आप फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे, उनमें देखेंगे कॉमन क्या है, x। मुझे दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं x कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से जब आपने x कॉमन लिया, 2x अंदर हैं, जब आपने x कॉमन लिया तो आपके पास रहता है x, ठीक है। और यहाँ से जब आपने x कॉमन लिया आपके पास क्या रह रहा है 2, ठीक है। इन दोनों जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं मुझे यहाँ पे कॉमन मीन्स जो दोनों के पास हैं वही चीज़ मैंने बाहर निकालनी है। यहाँ पे दोनों के पास x है, मैंने बाहर निकाल दिया। जब इस टर्म से x बाहर गया यहाँ पे एक x रह गया, यहाँ से जब x बाहर गया यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, वेरिएबल x तो यहाँ कॉमन नहीं है, जैसे कि 8 सिर्फ अकेला है, इसके साथ वेरिएबल नहीं लगा तो x तो कॉमन नहीं हो सकता। अब जैसे कि यहाँ पे नंबर है 4 और 8, तो इन दोनों में से मैं कॉमन वही निकालूंगी जिसमें ये दोनों के टेबल में आ रहे हैं। जैसे 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहा, x रहा। दूसरी टर्म की बात करें तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या रह गया 2, 4 2 ज़ा 8। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 4 मल्टीप्लाई x 4x, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8। तो जब भी आप स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते हैं आपके पास हमेशा ये दो ब्रैकेट जो आती हैं सेम आती हैं, हमेशा ये सेम रहती हैं, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे सेम नहीं आ रही डैट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। सो डैट मीन्स आपका क्वेश्चन सॉल्व होते होते आप वेरीफाई भी कर रहे हैं कि हाँ ये सही जा रहा है। तो अब दोनों में जो ब्रैकेट आपकी सेम है उसे आप एक बार लिख देंगे x प्लस 2, और जो विदाउट ब्रैकेट जो टर्म्स लिखी हैं x और प्लस 4 उसको आप दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 21, तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 21 ऑलरेडी इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे दो ऐसी कोई टर्म नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो मतलब मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करूँगी। मैंने साइड में p और s लिखा। p वो नंबर जो फर्स्ट और लास्ट थर्ड नंबर टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 21, तो यहाँ आ जाएगा 21, एज 1 मल्टीप्लाई 21 इज 21। मिडल टर्म की बात करें तो यहाँ पे है -10, एज द कोफिशिएंट ऑफ y इज -10, तो मैं यहाँ पे -10 लिखूंगी। कई गलती कर देते हैं कि सिर्फ 10 उठा के लिखते हैं, बट नहीं, 10 के साथ माइनस का साइन भी है, वो भी यहाँ पे आएगा। चलिए तो काम स्टार्ट होता है कि दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 21 आए और जिनका सम आए -10। तो मैंने यहाँ पे देखा
कि 21 3 मल्टीप्लाई 7, 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 भी आ रहा है, और 3 और 7 को प्लस करेंगे आपका 10 भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 21 लिख दिया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। बट जैसे कि मुझे सम चाहिए -10, तो मुझे यहाँ माइनस चाहिए, 10 के साथ माइनस चाहिए। अब यहाँ पे इसके साथ माइनस कैसे आ सकता है? अब आप बोलेंगे कि 3 के साथ माइनस लगा दो तो माइनस आ जाएगा। 3 के साथ माइनस लगाया तो जब आप 3 या 7 में से किसी के साथ माइनस अगर लगा देंगे तो ये दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगी। ठीक है, फिर तो आपका जो आंसर है वो 4 में आ जाएगा। डैट मीन्स दोनों में से भी किसी के भी साथ माइनस लगाओ तो आपकी दोनों जो टर्म्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। मुझे तो रिजल्ट में 10 चाहिए, वो तो उन दोनों का सम करके ही आएगा। तो मुझे सम भी चाहिए, मुझे माइनस का साइन भी चाहिए। तो वो कैसे आएगा? जब दोनों टर्म के साथ माइनस का साइन लगेगा। क्या किया आपने? दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दिया। माइनस माइनस प्लस भी होते हैं और रिजल्ट में माइनस का साइन भी आता है। तो यहाँ क्या लग गया? -10। तो जैसे कि दोनों टर्म के साथ माइनस का साइन लगा है तो यहाँ पे भी लगेगा। बट यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 21 ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि मेरे जो दो नंबर्स हैं वो हैं -3 और -7। तो उन्हें आप बीच में लिखेंगे, बट दोनों जो नंबर है उनके साथ वेरिएबल लगाएंगे, जो वेरिएबल आपके क्वेश्चन में यूज हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है? y कॉमन है, दोनों के पास y है, मैंने बाहर निकाल दिया। जब यहाँ से y की पावर 2 है, एक y बाहर निकाल दिया, क्या रहा? ओनली 1 y। आगे माइनस, यहाँ से भी बाहर आपका y चला गया, क्या रह गया? 3। दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है। एज 7 और 21 7 के टेबल में आते हैं, तो मैंने बाहर क्या निकाल दिया? एक तो माइनस निकाल दिया और एक 7 निकाल दिया। तो जैसे कि अगर आप इस टर्म को देख रहे हैं, माइनस भी बाहर है, 7 भी बाहर है, अंदर सिर्फ y है। अब आगे प्लस है। अब इस प्लस में से माइनस बाहर निकाल चुकी हूँ, तो जैसे कि इस प्लस से माइनस बाहर निकाल चुकी है तो अंदर माइनस आएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, दिमाग में रखना कि अगर आप माइनस बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर अगर प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। 7 3 21, ब्रैकेट सेम है, आंसर सही है। डैट मीन्स तो जो ब्रैकेट आपकी सेम है उसे एक बार लिखिए, जो विदाउट ब्रैकेट है उसे एक बार लिखिए। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, x क्यूब -11x -42। चलिए, PS फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म 1 मल्टीप्लाई -42, डैट इज -42। ठीक है, मिडल में जो नंबर है डैट इज -11। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दो जो ऐसे नंबर हैं वो क्या होने चाहिए? 42 जिनका प्रोडक्ट है और उनका सम जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 11 भी आना चाहिए। अब 42 6 मल्टीप्लाई 7 क्या आ रहा है? 42। पर जब आप 6 और 7 को आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं तो क्या आता है? 13। या 6 और 7 को आप माइनस करते हैं, क्या आता है आपके पास? -1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो मिल रहा है पर सम मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो मतलब मुझे और नंबर ढूंढने हैं। तो अगर आपने 42 अगर आपने देखना है तो आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। आपने 42 के फैक्टर्स निकाले, ठीक है, बाय चांस अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर आ जाए, आपको उसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके इस तरह से फैक्टर निकालिए। 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7, ठीक है।
तो अभी हमने यहाँ पे दो फैक्टर्स लिखे हैं 2, 3 और 7। और अभी जो यहाँ पे मैंने दो ऑलरेडी फैक्टर लिखे थे वो कब आ रहे हैं, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 6 आ रहा है, तो ये आ रहे थे। तो ये तो हमारे पास ऐड करके मेरे पास 11 नहीं बन रहे, -11 नहीं आ रहे। तो अब यहाँ से आप और फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं, इन्हीं फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आप दो फैक्टर्स यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 42 हो और सम 11 हो। तो मैंने देखा 2 और 3 को तो करके देख लिया, 6 आ रहा है, और जब 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 42 तो आ रहा है, बट सम मुझे वह नहीं मिल रहा। तो इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैंने 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 14 और 3 इनको करके आ सकता है 14 3 जा 42, 14 से 3 जाएंगे माइनस होंगे 11 भी आ रहा है। सो डैट मीन्स मेरे पास जो दो नंबर्स हैं वो तो मिल चुके हैं, बट अब मुझे साइंस देखने हैं, ठीक है ना, साइन भी तो देखना है कि मुझे यहाँ पे माइनस में चाहिए 42। तो कैसे करेंगे देखिए, ओके, सो 14 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 42। ठीक है, दो नंबर्स तो मिल गए 14 एंड 3, पर मुझे माइनस के 42 चाहिए। डैट मीन्स इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस अगर लगेगा तो यहाँ पे -42 आ जाएगा। बट ये डिसाइड कौन करेगा कि इन दोनों के साथ माइनस कहाँ लगेगा, वो हमें ये सम बताएगा। कैसे, जैसे कि मुझे 11 चाहिए, मुझे यहाँ पे 11 चाहिए, वो भी माइनस के। तो वो माइनस के 11 कैसे आएंगे, जब ऑब्वियसली बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ माइनस जो साइन होता है वो आपके रिजल्ट में आता है। अगर आपने सोचा कि 14 - 3 करके लिख देते हैं तब तो 11 आ रहा है, पर मुझे माइनस के 11 चाहिए, तो वो मुझे यहाँ बड़े नंबर के साथ माइनस लगा के रिजल्ट में माइनस का साइन आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये सम मुझे बताएगा कि माइनस का साइन किससे लगाना है, किसके साथ लगाना है। तो यहाँ पे -14 मल्टीप्लाई 3 डैट इज -42। तो यहाँ से मेरे पास दो नंबर आ चुके हैं -14 एंड 3। तो अब ये दोनों जो नंबर हैं ये आप मिडल में लिखेंगे विद वेरिएबल। दोनों में कॉमन देखिए क्या है, x कॉमन है, x बाहर निकाल दिया, यहाँ एक x और यहाँ पे 14। यहाँ क्या कॉमन है 3, तो आपने 3 बाहर निकाल दिया, यहाँ आपके पास क्या रह गया x। 42 को 3 से आप अगर डिवाइड करेंगे यू विल गेट 14, दोनों ब्रैकेट सेम हैं। सो x - 14 और जो विदाउट ब्रैकेट है उसे आप दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आपको वो दो नंबर्स नहीं मिल रहे, जैसे कि 42 नहीं मिल रहा था, आप उसके एलसीएम फैक्टर्स निकालिए, उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए, कोई ना कोई पेयर्स ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिनका सम और प्रोडक्ट आपको यही मिलेंगे। मुझे दो नंबर्स तो ऐसे मिल गए, बट फिर टेंशन ये हुई कि माइनस का जो साइन मुझे रिजल्ट में चाहिए वो किसके साथ लगाना है, तो वो आपको ये चीज़ क्लियर कर देती है। जैसे कि 14 और 3 दोनों को अगर मैं माइनस करूँगी, मेरे पास 11 आ रहा है, बट मुझे माइनस का साइन चाहिए, तो वो माइनस का साइन तभी आएगा जब बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाओगे। सो दिस इज -11। नेक्स्ट देखेंगे x³ -11x -42। अगेन आपने p लिखा, सम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है, अगेन वही क्वेश्चन है, m² + 5m - 36। तो यहाँ पे अब जो प्रोडक्ट है और जो सम है वो क्या है, -36 एंड 5। फर्स्ट और लास्ट दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे -36, और जो बीच में जो कोफिशिएंट है, बीच में जो नंबर है वो क्या है 5।
चलिए तो यहाँ पे फिर से स्टार्ट करते हैं कि मुझे दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए और सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 36 आता है, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36 आ रहा है। बट सम अगर आप करोगे 6 + 6 दैट इज 12, और अगर आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करोगे 6 - 6 तो 0 आ रहा है, तो मतलब ये दोनों पेयर्स तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने देखा कि 36 आपका कहाँ आता है, वो आता है 4 × 9, 4 9 जा 36। ठीक है, और जब 9 से आप 4 माइनस करते हैं तो 5 भी आपका आ रहा है। ठीक है, तो मतलब दो नंबर्स तो मुझे मिल गए, बट अब यहाँ पे ये देखना है कि मुझे माइनस के 36 चाहिए। तो माइनस के 36 कैसे आएंगे, जब इन दोनों में से किसी के साथ माइनस लगेगा तो माइनस के 36 आ जाएंगे। बट किसके साथ लगाना है वो आपको सम बताता है हमेशा। तो जैसे कि 4 9 मुझे चाहिए 5, मतलब ये दोनों माइनस भी करने हैं और रिजल्ट पॉजिटिव में ये आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि छोटे नंबर के साथ माइनस लगाइए, बड़े के साथ प्लस लगाइए, क्योंकि जो बड़े नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है वही रिजल्ट में आता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, बड़े नंबर के साथ प्लस लगा दिया और छोटे के साथ माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस भी हो गए, रिजल्ट जो था वो पॉजिटिव में भी आ गया। तो यहाँ पे आप -9 तभी आपका आएगा -36। तो मुझे दो नंबर्स मिल चुके हैं, -4 एंड 9। सो m² -4m + 9m -36। तो ये ध्यान रखना, जो वेरिएबल आपके क्वेश्चन में है वही वेरिएबल आप इन दोनों नंबर्स के साथ लगाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन है आपका m वेरिएबल, तो यहाँ से एक m बाहर जा चुका है, m यहाँ आपके पास 4। इन दोनों में कॉमन वेरिएबल तो नहीं है, बट नंबर जो है डैट इज 9। 9 अगर आप बाहर निकालेंगे यहाँ पे m रहता है और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 4। 36 को डिवाइड करेंगे 9 से, डैट इज 4। दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मतलब आंसर आपका बिल्कुल सही है। सो इन दी एंड जो दोनों ब्रैकेट सेम होती हैं वो आप लिखेंगे, जो विदाउट ब्रैकेट है वो भी आप लिख देंगे दूसरे में। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आज आपने क्या देखा, आपने फैक्टराइजेशन करना सीखा बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन आपने की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो सिर्फ रिलेटेड था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से फैक्टराइजेशन करना है बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज एंड बाय स्प्लिटिंग मेथड। तो ये स्प्लिटिंग मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे आगे, तो इसे आप सबसे ज़्यादा इसे सॉल्व करिए तो आपको ये मेथड प्रॉपरली हो जाएगा। थैंक यू।